तो हेलो एवरीवन, बैच तो चल ही रहा है हरियाणा पीएससी के लिए और चीज़ें पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी क्या तय किया है कि कल से हम लोग ये करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट्स कवर करेंगे और देखेंगे। पहले उस पार्ट को कवर कर लें, फिर जब समय बच जाएगा तो हम एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो हम इस वाले मोड पे आ जाएंगे कल से कि आपके सारे पॉइंट्स कवर कर लें। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग की क्वेरी थी कि भाई सब्जेक्टिव होने लगा तो क्या होगा। देखो, मैं आपको ऑब्जेक्टिव उस लेवल पे तैयार करा दूंगा कि सब्जेक्टिव आपके आराम से निकल जाएंगे। इस चीज़ को हम वेरीफाई भी कर लेंगे, चेक भी कर लेंगे ड्यूरिंग सेशंस। मैं आपसे सवाल करूंगा या फिर मैं खुद ही आपको बता दूंगा कि अगर सवाल सब्जेक्टिव में है तो पॉसिबली क्या आंसर आप लिख सकते हो। दूसरी बात। तीसरी बात है, बैच की फ़ीस ऑलरेडी बहुत लोअर साइड में रखी है। दूसरी बात है कि अभी AIA PGT के लिए जो लोग एनरोल होना चाहते हैं तो आप लोग मैसेज डाल सकते हो मुझे। 9924304547 नंबर है। उस बैच में भी हमारी कोशिश होगी कि अब की बार हम बिल्कुल मिनिमम साइड में चलें, क्योंकि धीरे धीरे कोशिश यही थी कि जो एक्सपेंसेस थे हमारे, जिसमें हमारा नोट्स टाइप करना एक मेजर काम था या फिर क्वेश्चंस मेंटेन करना, तो वो काफ़ी हद तक पार्ट हो चुका है। तो अभी जो है फीस वाला पार्ट भी हम काफ़ी लोअर साइड में लाना चाहते हैं। तो कोशिश करेंगे उसको कितना कम से कम ला सकते हैं। प्लस अभी वो सिंगल टाइम पेमेंट वाली चीज़ जो है उसको कम करके लाएंगे। उसको सोच रहे हैं कि पर मंथ की तरह रखें इस बार। तो खैर, जो भी इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से उसकी क्वेरीज डाल सकते हो कि हम बैच को शुरू करने की सोचें कि कितनी स्ट्रेंथ हमारे पास हो पा रही है। ठीक है, उसी हिसाब से बैच शुरू करेंगे। फिलहाल अभी के लिए प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं, तो प्रोग्राम का ये वीडियो है, तो आप प्रोग्राम्स देख लो, अच्छे से याद कर लो। अभी तो फिलहाल इनके बारे में थोड़ा डिटेल में मैंने बताया है। आगे एक वीडियो इस तरह का बनाऊंगा कि हम सिर्फ ज़रूरी बातें जो हैं प्रोग्राम्स के बारे में उनको जानें। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करो, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, ऐसे वीडियोस चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोग्राम्स क्या है? ये हेल्थ प्रोग्राम्स है। हेल्थ प्रोग्राम क्यों चलते हैं किसी भी देश में? तो इसलिए चलते हैं कि उस फील्ड से रिलेटेड एक वर्ड आता है कि ये बर्डन है, ये समस्या है हमारे देश के लिए। मतलब कि उनके ऊपर बहुत सारा हमारा पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको एक बार बहुत तेजी के साथ उनके ऊपर काम करना चाहती है कि हम एक लेवल तक इसको ले आए, कवर कर लें। उसके बाद ठीक है, वो जो नेशनल बर्डन पड़ रहा है इतना सारा हेल्थ इश्यूज की वजह से, तो वो कम हो जाता है। ठीक है, तो उसको देखते हुए ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इस प्रोग्राम में सबसे खास बात क्या है, जैसा हम लोग पीडिया में पढ़ते हैं कि पीडिया मेन है ना। काश्यप कहते हैं कि कुमार भृत्य मेन है। क्यों मेन है? क्योंकि हम इस बालक को, जिसको हम बड़ा कर रहे हैं, बाकी अन्य ग्रंथों वाले उसी की चिकित्सा करते हैं। ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी अगर आप देखोगे प्रोग्राम्स के अंदर जो मेन चीज आती है वो ये आती है कि अगर हम लोग बेस ही अच्छा कर दें, यानी जो बच्चा है उसकी हम केयर कर लें अच्छे से, बच्चे की माता की केयर कर लें, भाई माता ठीक होगी बच्चा भी ठीक होगा। ठीक है, तो सभी फाइनली ठीक रहने वाले हैं। आगे वाली जनरेशन जो है वो हेल्दी रहेगी, उसको बीमारियां कम होंगी। तो इस तरह की बात है। तो आपके प्रोग्राम्स जो है हरियाणा पीएससी के अंदर वो लगभग सारे ही प्रोग्राम है, मैंने देखे तो कोई उन्होंने छोड़ा नहीं है लगभग। तो हम भी यहाँ पे लगभग प्रोग्राम सारे कवर करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम में सारे ही कवर करेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, देखोगे। तो फर्स्ट आप यहाँ देख पा रहे हो रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड एंड एडोलिसेंट हेल्थ। ठीक, इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बातें लास्ट में आप देखोगे, कुछ हैंड रिटन नोट्स है मेरे। तो जो कुछ यहाँ छूट गया जैसे मुझे लगा जरूरी है तो मैंने वहां ऐड किया हुआ है। तो हम इसको देखेंगे, फिर एकदम लास्ट में जाएंगे प्रोग्राम कवर करने के बाद, तो वो पॉइंट कवर करेंगे इसी के साथ। ठीक है, तो देखोगे जितनी चीजें यहाँ पर येलो कलर से हैं वो आपके लिए जरूरी हैं। बाकी आप पढ़ो ना पढ़ो वो आपके ऊपर है, आपका मन हो डिटेल में जाना है तो पढ़ लेना। लेकिन जो येलो वाली चीजें हैं वो आपको बिल्कुल पढ़नी है। ठीक है ना, याद होनी चाहिए। हर प्रोग्राम में मेन हमारे लिए क्या होता है, एक तो वो प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ, दूसरा वो टारगेट किसको करता है, और तीसरा कि मेन टारगेट है क्या हमारा। ठीक है, तो कौन हमारे पर्सन है जो उससे लाभ पाएंगे, कब शुरू हुआ था, और टारगेट क्या है, कहां तक लेके जाना है, अगर वो मेन चीज है तो। देखते हैं अभी। तो पहला प्रोग्राम देख रहे हो, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड एंड एडोलिसेंट हेल्थ। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये सब इसी के अंतर्गत है। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इन 1 जून 2011, मतलब 2011 में ऑन 1 जून। तो टाइम याद रखना आपको कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 1 जून 2011 को। ये पहला प्रोग्राम है जो हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये सवाल आ चुका है एग्जाम में, ये क्या क्या कवर करता है। तो फ्री एंड कैशलेस डिलीवरी, प्री सी सेक्शन, फ्री ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स, फ्री डायग्नोस्टिक्स, फ्री डाइट ड्यूरिंग स्टे इन हेल्थ इंस्टीट्यूशन, फ्री प्रोविजन ऑफ ब्लड, एग्जेम्पशन फ्रॉम यूजर चार्जेस,
free transport from home to health institutions, free transport between facilities in case of referral, free drop back from institutions to home after 40 hours stay. तो मेन बात क्या हो गई? अच्छा, लास्ट एक और लाइन देख लोगे, कह रहे सेम आर फ्री एंटाइटलमेंट्स फॉर सिक न्यूबॉर्न्स टिल 30 days आफ्टर बर्थ. दिस हैज नाउ बीन एक्सपेंडेड टू कवर सिक इन्फेंट्स. कि मतलब अगर सिक है इन्फेंट तो जरूर नहीं 30 दिन बाद तक ही, मतलब उसके बाद भी अगर बीमार है बच्चा उसके बाद भी ये हेल्प उसको मिलती रहेगी. ठीक है, तो इस प्रोग्राम की मेन चीजों की बात कर लेते हैं तो आपको याद होनी चाहिए. तो पहला है शुरू कब हुआ था, तो 2011. देखो पहली वाली डेट जो है मंथ वाली वो इतनी जरूरी नहीं है हमारे लिए, ईयर बहुत जरूरी है, तो ईयर याद रखोगे. तो 2011 में स्टार्ट हुआ जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम. एक बात. दूसरा, क्या क्या चीजें कवर है इसमें, तो एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या जरूरतें हो सकती हैं डिलीवरी से लेके डिलीवरी के बाद 2 दिन तक, आफ्टर 48 आवर्स, तो वहां तक सब कुछ कवर्ड है. यहाँ जो वर्ड देख पा रहे हो एग्जेम्प्टेड, मतलब है कि कोई इनको चार्ज नहीं देना है. ठीक है ना, कोई चार्ज नहीं देना है. तो कब से लेके जब घर से हॉस्पिटल जा रही है लेडी, तब से लेके जब वापस आ रही है 2 दिन बाद घर पे एम्बुलेंस से ही, तो तब तक का सब कुछ कवर्ड है. ना तो एम्बुलेंस के चार्ज देने हैं ना हॉस्पिटल के चार्ज देने हैं. प्लस कह रहे हैं बच्चे के लिए भी जन्म के 30 दिन बाद तक ये सुविधाएं हैं कि सब कुछ फ्री है उसके लिए भी. तो इतना आपको इसमें याद रखना है. सवाल इस पे आ चुका है कि कौन सी चीज के पैसे देने, तो किसी भी चीज के नहीं देने इनमें से. ठीक, ये 48 आवर्स वाला जो टाइम था, शायद इससे बढ़ा के उन्होंने टाइम कुछ लिखा था फीमेल के लिए, तो जाहिर सी बात है वो स्टेटमेंट गलत होगा, तो उसको पिक करना था वहाँ. ठीक है, 48 घंटे तक ही फ्री है. आगे चलिए. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो ये कब लॉन्च हुआ? 2014 के अंदर, 2014 में. तो मिशन इंद्रधनुष है, एक बहुत जरूरी क्वेश्चन आता है, तो वो भी 2014 का ही है, तो याद रख सकते हो एक साथ ही है. तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में. द की प्रिंसिपल्स ऑफ दिस प्रोग्राम आर एडोलेसेंट पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप, इक्विटी एंड इंक्लूजन. मतलब क्या है कि देखो शिशुओं से संबंधित है, तो शिशु हम लोग मेनली मान लेते हैं कि चलो 15-16 तक एज वाला जो एज ग्रुप होता है वो. ठीक है, तो उनके लिए क्या चीजें करनी है, तो एडोलेसेंसी की बात कर रहे हैं ये लोग वही. ठीक है, तो पार्टिसिपेशन, लीडरशिप, इक्विटी और इक्वालिटी है वो, और इंक्लूजन. एक ही बात है, जेंडर इक्विटी, इक्वालिटी और इंक्लूजन. मतलब एक तो लोग पार्टिसिपेट करना शुरू करें ये बच्चे जो हैं, ऐसा ना हो कि समाज में कई बच्चे होते हैं ना कहते हैं वंचित वर्ग है ये, इनको ये सुविधाएं नहीं मिलती, तो ऐसा नहीं हो, तो उनका भी पार्टिसिपेशन हो, वो भी लीडरशिप में आए, वो भी आगे निकल के आए, मतलब ना इक्वालिटी होनी चाहिए और इंक्लूजन होना चाहिए उनका भी. जितनी भी योजनाएं बने सरकार की, मान लो जो भी चीजें हैं, तो वो भी उसमें समाहित हो. तो ये मेजर इसके पॉइंट्स हैं, मेनली याद रखना आपको, क्योंकि नाम ही है किशोर, तो एडोलेसेंसी से संबंधित है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़ लो एक बार, कुछ खास नहीं है. इम्प्रूव न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन वाले प्रोग्राम आपके कहे गए हैं, ये सारे प्रोग्राम आएंगे, हरियाणा पीएससी में लिखा हुआ है, तो इसलिए ये भी उन्हीं में से एक हो जाता है. तो इम्प्रूव न्यूट्रिशन, इम्प्रूव सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एनहांस मेंटल हेल्थ, प्रिवेंट इंजरीज एंड वायलेंस, प्रिवेंट सब्सटेंस मिसयूज. सोच के देखो, एक 16, 17, 18 साल तक का बच्चा, क्या क्या चीजें उसकी लाइफ में गलत हो सकती हैं, तो उन सबको चेक करना है ना. न्यूट्रिशन अच्छा हो जाए उसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक रहे, मेंटल हेल्थ ठीक रहे बच्चे की, कोई लड़ाई झगड़े में ना पड़े, है ना, बच्चे जैसे इस उम्र में पड़ जाते हैं लड़ाई झगड़ों में, तो वो ना हो, और कोई सब्सटेंस मिसयूज ना करे, कोई ड्रग्स वगैरह इस तरह की चीजें ना करे. क्लियर. आगे देखेंगे. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आरबीएस के, तो हरियाणा में जैसे बच्चे जो है, माफ करें, ये बिहार में है ना, बता रहे थे कि वहां होने वाला भी एग्जाम, तो देख लोगे इसमें भी क्या है. तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च इन फेब 2013. ठीक है, तो मैं तो इसको अपने पे ही याद रखता हूँ. देखो मेरा बर्थडे 13 को होता है. ठीक है, तो 13 डेट वाले लोग जो होते हैं फेब होते हैं, ऐसा करके याद कर लो, है ना, मतलब अपने तरीके से आप याद कर सकते हो. बाकी 13 फेब ऐसा करके राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तो 2013 फेब में स्टार्ट हुआ था. आगे देखेंगे इसमें क्या चीजें हैं, क्या कवर हो रहा है. तो एन इनोवेटिव एंड एम्बिशियस इनिशिएटिव. चलो मैं फालतू चीजें नहीं पढ़ रहा, आपके लिए वही पढ़ रहा हूँ येलो वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपके काम का नहीं है. मैंने पढ़ लिया, एक रीडिंग लगा ली है, तो इसमें जो आपका जरूरी है मैंने सारा मार्क कर दिया, देख के जो छूटा हुआ भी था. तो काम की चीजें देखोगे सिर्फ येलो वाला आप. तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिकल कंडीशंस एंड लिंक टू केयर, सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट. दिस प्रोग्राम सबज्यूम्स द एग्जिस्टिंग स्कूल हेल्थ प्रोग्राम. ठीक है,
तो मतलब क्या है कि आपको बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, बच्चों के साथ कोई समस्या तो नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, ठीक है, उनको कोई एक्स्ट्रा केयर तो नहीं चाहिए, कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चाहिए, ठीक। आगे देखें, कह रहे हैं जो भी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं ये उसी को और शक्तिशाली बनाता है, मतलब उसी में ये हेल्प करेगा प्रोग्राम जो है। ऑब्जेक्टिव्स देख लो, ये जरूरी है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स टू कवर 4Ds। याद रखना है 4D कौन कौन से इस प्रोग्राम के और कितनी एज तक के बच्चों को कवर करते हैं। यहां देखो बल्कि आप एक बार, टारगेट ग्रुप, कैटेगरीज, एज ग्रुप जो लिखे हुए हैं, तो इसमें देखो यहाँ लिखा जन्म से लेकर 18 साल तक, क्लियर। तो कह रहे हैं कि जन्म से लेकर 6 हफ्ते तक, जन्म से लेकर 6 हफ्ते तक के बच्चे आपको कहाँ मिलेंगे कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में जिन बच्चों का जन्म हुआ होगा अपने घर पे मिल सकते हैं, तो वहां उनको आपको रीच करना है। 6 हफ्ते से लेकर 6 साल तक के बच्चे आपको जनरली कहाँ मिल जाएंगे, तो कह रहे हैं कि स्कूल में आपको जो प्री स्कूल्स होते हैं तो वहां मिल जाएंगे बच्चे 6 हफ्ते से लेकर 6 साल वाले, तो वहां जाके उनको टारगेट करना है। फिर 6 साल से 18 साल तक के बच्चे आपको क्लास 1 से लेकर 12 तक, जो गवर्नमेंट स्कूल है, मेनली गवर्नमेंट स्कूल्स तक ही संबंधित होते हैं जो प्रोग्राम होता है। प्राइवेट स्कूल भी कई बार उसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो मेनली मोड होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चे जिनको हेल्थ फैसिलिटी शायद ना मिल रही हो, है ना, प्राइवेट में कोई 10, 15, 20 हज़ार फीस दे रहा है हर महीने की, तो वो शायद अफोर्ड कर लेगा चीज़ें, लेकिन वो गवर्नमेंट वाला बच्चा में भी ना कर पाए, तो उनको मेनली फोकस होता है, तो याद रखना है, ठीक है। तो कब तक, बर्थ से लेके 18 साल तक के बच्चे। बेटा माइक ऑफ रखोगे, माइक का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बर्थ से लेके 18 साल तक के बच्चे, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, प्रोग्राम का नाम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, RBSK, 2013 फेब में स्टार्ट हुआ था। अगली जरूरी बात, इसमें 18 साल तक के बच्चे जन्म से लेके वो कवर किए जाते हैं, जन्म से लेके 18 साल तक के बच्चे, ठीक है। क्या चीजें देखनी है मेनली, तो 4Ds देखने हैं, 4D हैं। कौन से 4D हैं, ध्यान से देख लो। डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज इन चिल्ड्रन, डेफिशिएंसी कंडीशंस और डेवलपमेंटल डिलेज, जिसमें कोई डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो 4D है, कोई जन्म से डिफेक्ट रहा हो बच्चे के अंदर, जन्म के बाद हो सकता है कोई डिजीज हो गई हो, कोई डेफिशिएंसी हो, शायद प्रोटीन की, आयरन की, कार्बोहाइड्रेट की, जो भी हो। और फोर्थ है डेवलपमेंटल डिलेज, है ना, कई बच्चे होते हैं कि 1 साल के हो गए, चलना शुरू नहीं किया या बोलना शुरू नहीं किया, तो उस तरह की चीजें। तो डेवलपमेंटल डिलेज, 4D जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के साथ, ये याद रखना आपको। आगे क्या कह रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट 0 to 6 years एज ग्रुप is specifically managed at District Early Intervention Center, DEIC, ठीक है। तो 0 से 6 साल तक के बच्चों को ये लोग जो है मॉनिटर करेंगे, DEIC वाले। बाकी जो भी है इसके बाद 6 साल से बड़े 18 साल तक, उन सबको जो भी हेल्थ फैसिलिटीज है, कि मतलब कोई PHC है, कोई CHC है, ठीक है, कोई भी हेल्थ केयर सेंटर है, तो वहां, है ना। लेकिन ये 0 से 6 वालों तक आपको पहुंचना पड़ेगा, मेरी बात समझ रहे हो। 0 से 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं जनरली उन तक आपको पहुंचना पड़ेगा, खुद आपको पहुंचना पड़ेगा, वो नहीं आएंगे आपके पास। आपको बताना पड़ेगा गांव में, देहात में जाके, भाई ठीक है आपके बच्चों को समस्या हो रही है, ट्रीटमेंट कराओ। लेकिन इससे बड़े जो हैं वो स्कूल आ रहे होंगे, तो स्कूल में तो प्रोग्राम चलते हैं, जैसे मैंने कहा पहले से टीम जाती हैं, तो वो जाके हमको देख लेंगे इजीली, लेकिन इनके लिए स्पेशल टीम बनाई जाती है, तो याद रखेंगे आप ये। नेक्स्ट आ जाओगे, यही नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दिया हुआ है, जबकि अलग से हम पढ़ेंगे इसको, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, लेकिन फिर भी यहाँ चार्ट बना है, देख लो इसको ध्यान से, इसी के साथ दिया हुआ था क्योंकि नोट्स के अंदर देखेंगे बेटा। तो यहाँ पे आप ये प्रोग्राम देख पा रहे हो, ये गाइड में गोविंद पारिक में आप लोगों ने पढ़े होंगे, मगर एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं, चलो क्या क्या लिखा हुआ है। तो बर्थ के समय कौन सा वैक्सीन लगाना है बच्चे को, तो बेसिलस कैलमेटिक वेरिन, बेसिलस कैलमेटिक वेरिन, BCG फुल फॉर्म होती है, पूछी जाती है, BCG की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो बेसिलस कैलमेटिक वेरिन नाम याद रखना। दूसरा, ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV की 0 डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन। हेपेटाइटिस B, उसकी बर्थ वाली डोज। तो मेन जो है आपको याद रखनी है BCG और OPV की 0, ये बिल्कुल याद रखोगे। देखो इस पे सवाल भी आता है कि BCG जो है सबसे पहले बच्चे को जन्म के बाद कौन सा वैक्सीनेशन देना चाहिए, सवाल पूछा जाता है, तो कौन सा देना चाहिए, यही है BCG है। और इसके अलावा एक होता है विटामिन K, वो देते हैं हम लोग कि ब्लीडिंग टेंडेंसीज को रोकने के लिए, चाहो तो लिख लो, साइड में लिख लिया करो, जरूरी चीजें हैं। तो BCG बच्चे को जन्म के तुरंत बाद दे देना चाहिए और साथ में विटामिन K देना चाहिए। अब इसमें आपकी गाइड्स में कुछ सवाल है कि अगर
किसी बच्चे को बीसीजी नहीं दिया गया तो कब तक दे सकते हो, तो हकीकत तो ये है कि देना तो है ही, अगर बीसीजी नहीं मिला है तो देना ही है ना, तो उसमें कुछ टाइम ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बच्चों के रेफरेंस में बात करें तो उसमें आप लिख सकते हो, लिखो कि शुड बी गिवन विद इन 2 वीक्स, जन्म के 2 हफ्ते के अंदर, 14 दिन आपको मिलेगा लिखा हुआ, तो 14 दिन के अंदर अंदर जरूर दे देना होता है ना। तरीका तो ये कि शुरुआत में दे दो इनिशियली, लेकिन 14 दिन के अंदर तो देना ही देना है। फिर आगे मिलता है कि 14 दिन में भी नहीं दे पाए तो 6 महीने के अंदर दे ही दो, 6 मंथ लिख लो, और तब भी नहीं दे पाए तो कहना विद इन 5 ईयर्स कोशिश करनी चाहिए कि दे ही दो हर हाल में। तो इनिशियल जो आपका आंसर होना चाहिए 14 डेज होना चाहिए, या फिर जस्ट आफ्टर बर्थ, ये आंसर होना चाहिए बेस्ट जो है, जस्ट आफ्टर बर्थ और विद इन 14 डेज। एक और सवाल इसमें पूछते हैं कि बीसीजी वैक्सीन जो है वो कहां दिया जाता है, तो किधर देते हैं, लेफ्ट आर्म पे, ये जरूरी बात है, मतलब वो आर्म में पूछता है कि लेग में, आर्म में, राइट आर्म में, लेफ्ट आर्म में, तो लेफ्ट आर्म में देते हैं सॉरी। तो पूरी दुनिया में ये रूल फॉलो होता है लेफ्ट आर्म के अंदर, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कितनी भयंकर कंडीशन है ट्यूबरकुलोसिस। तो पूरी दुनिया में ये इंश्योर करने के लिए कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है तो जा रहा है तो उसने वैक्सीनेशन ले रखा है, तो बहुत इजी है कि आप सिर्फ लेफ्ट आर्म उसकी देखो तो वहां आपको मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा, इस वैक्सीनेशन के बारे में जानते होगे, इसके बाद रिएक्शन डेवलप होती है तो वो होनी चाहिए, वो अच्छी बात है ना। क्लीनिंग वगैरह भी नहीं करता है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं इसमें जो ध्यान रखनी है। दूसरा, एक और बात लिख सकते हो आप कि हम जो वैक्सीन लेते हैं ना, ये हमको क्या उस डिजीज के होने से बचाती हैं। शायद मैंने कोविड के टाइम में बात की होगी, बताया होगी कि अगर वैक्सीन लेते हो क्या डिजीज नहीं होती है, ऐसा है? किस लिए लेते हैं वैक्सीन, लिख लो बेटा। इसमें मेन ये है कि उसकी सीवियर फॉर्म ना होगी तब भी। कोविड जैसे आप देखा होगा, कोविड के लोगों ने वैक्सीन ले ली तो क्या कोविड नहीं हुआ उनको, हो रहा था, लोग कह रहे थे वैक्सीन काम नहीं कर रही है, फिर भी लोगों को कोविड हो रहा है। तो हो जाती है डिजीज, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन सीवियर फॉर्म में नहीं आएगी। क्यों? आपकी बॉडी पहले से सेंसिटाइज है, वो पहचानती है उसको, जो एंटीजन है उसको बॉडी पहचानती है कि अच्छा वो आया, हम तैयार हैं। समझ गए ना? अगर फर्स्ट टाइम ही सोचो होगा वो, तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी, बॉडी तो आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगी, इतना वो सिस्टम शुरू होगा आपका, तब तक तो वो टेक ओवर कर लेगी सिस्टम को, डिजीज। ठीक, 1-2 पॉइंट चाहो तो और लिख लो यहाँ पे। लिखो बच्चे के जन्म के बाद कितने दिन में, लिख लो आप, बल्कि डेथ और बर्थ दोनों विद इन 21 डेज आपको रजिस्टर कराने होते हैं, है ना। बच्चे का जन्म हुआ हो या फिर किसी की मृत्यु हुई हो तो उसको 21 डेज के अंदर, बड़ा स्टैंडर्ड हो गया कि रजिस्टर कराना है, नहीं तो बाद में बड़ी समस्याएं हैं, फिर फॉर्म वगैरह फिल करके देने होते हैं कि हाँ कुछ जेन्युइन रीजन था आपके पास जिस वजह से नहीं करा पाए। तो विद इन 21 डेज डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट लिख लोगे, अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड डेड आफ्टर 7 years ऑफ मिसिंग। अगर 7 साल हो गए आपने किसी व्यक्ति को देखा नहीं, सुना नहीं उसके बारे में, तो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है ना। बहुत सारे लीगल ऐसे मैटर होते हैं, तो 7 साल का टाइम है वो, 7 years, तो याद रखेंगे। ठीक है, वापस आ जाते हैं जहां पढ़ रहे थे। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात कर रहे थे, तो बीसीजी की हम बात कर रहे हैं, बेसिलस कैलमेटिक वेरिएंट, बीसीजी की फुल फॉर्म है। इसके साथ ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है, ओपीवी 0, मेनली इन्हीं को याद रखना। फिर 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते, तो 4-4 हफ्तों का गैप है, 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो भी चाहो तो यहाँ लिख लो कि जब आप किसी को लाइव वैक्सीन देते हो, है ना, कुछ होती है किल्ड, कुछ होती है लाइव, तो वो जो लाइव वैक्सीन देते हो आप, उसके देने के बाद ये स्टैंडर्ड है कि भाई 1 महीने का गैप मेंटेन रखना चाहिए। 1 महीना कह लो, यहाँ 4 हफ्ते जो दिया हुआ है वो समझ सकते हो, तो 4 हफ्तों का गैप ये मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा किसी को मान लो फीवर हो रहा हो, लग रहा है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, स्टेरॉइड ले रहा है, बहुत सारी कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको बचना है वैक्सीनेशन देने से, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद क्या होगा, बॉडी की इम्यूनिटी ठीक है तो ठीक है, पता चला फिर जिस वैक्सीन को आपने यूज किया उल्टा उसी ने आपको बीमार कर दिया। ठीक है, वैक्सीन और कुछ नहीं होती है, वो वायरस ही होता है, या टॉक्सोइड होगा या वायरस होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे चलें, तो 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते पे ओपीवी की 1, 2, 3 और साथ साथ देख पा रहे हो पेंटावेलेंट। आप लोगों ने शायद याद की होगी, हम लोगों ने डीपीटी करके याद की थी,
DPT 1 2 3, अगर पीडिया वाला लेक्चर ध्यान हो किसी को, है ना। तो उसके बदले पेंटावेलेंट है, इसके अंदर दो चीजें और जुड़ जाती हैं, लिखना चाहो तो लिख लो। DPT क्या होता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस। तो यहाँ जो पेंटावेलेंट हो गए, इसमें दो और जुड़ जाती हैं, हेपेटाइटिस बी के लिए, जो ऊपर आप देख रहे हो, बर्थ के टाइम हेपेटाइटिस बी दी जा रही है, तो वो भी ऐड कर दी इसी में। और दूसरा HIV, HIV नहीं, HIB, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। तो 6 10 14 हफ्तों पर OPV 1 2 3, इसके अलावा पेंटावेलेंट याद कर लो 1 2 3, ऐसा करके, बाकी छोड़ो आप, उनको मत देखना। और देख लेंगे 9 से 12 महीने, उनमें भी आपको याद रखनी है सिर्फ 9 महीने वाली। कौन सी देते हैं 9 महीने पे? मीजल्स। और शायद आपको बताया होगा मीजल्स के साथ एक और चीज दी जाती है साथ में, एक विटामिन दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। तो विटामिन ए दिया जाता विटामिन है, वो भी के। विटामिन ए दिया जाता है बेटा, वो स्पेशली याद रखोगे, विटामिन ए, ठीक है। तो 9 महीनों पर मीजल्स रुबेला लिखिए, बाकी छोड़ो आप, मीजल्स याद रखो 9 मंथ्स पे स्पेशली। फिर आगे वाली इतनी खास नहीं है, आप नजर डाल लोगे। 16 से 24 हफ्तों पर कह रहे हैं, तो फिर वही डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, इसकी बूस्टर डोज है। OPV की बूस्टर डोज है। 5 से 6 साल पे DPT की बूस्टर डोज 2 है, ठीक है। 10 साल टिटनेस एंड एडल्ट डिप्थीरिया, तो DT। तो ये सवाल पूछ लेते हैं कि जो P कंपोनेंट है, P यानी पर्ट्यूसिस वाला, वो कितने साल के बाद नहीं दिया जाता है। तो जो 5 साल के बाद वाली डोज है, 5 से 6 साल वाली, इसके बाद देख पा रहे हो आप, फिर 10 साल पे सिर्फ D और T रह गया, P हटा दिया। तो ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो P कंपोनेंट हट जाता है, ये जरूरी बात है। 16 साल पे कह रहे हैं कि TD, और प्रेग्नेंट मदर को TD1, TD2 और TD बूस्टर, तो यही वाले टिटनेस, डिप्थीरिया, ठीक है। अच्छा, प्रेग्नेंट मदर की बात आई तो ये भी आप पढ़ चुके हो कि प्रेग्नेंट मदर को 2 डोज लगानी होती है TT की, उनमें भी 1 महीने का अंतर रखोगे, ठीक है। और अगर ली है, उसने नीचे लिखा भी है कि अगर 1 डोज वो ले चुकी है पिछले 3 साल के अंदर, तो सिंगल डोज दोगे, बस वो बूस्टर डोज का काम करेगी, कहने का मतलब है, ठीक है ना। फिर सिर्फ 1 डोज देनी है उसको, अगर पिछले 3 साल में वैक्सीन ली जा चुकी है TT की। तो ये सब देख लेना, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिख दिया है कि BCG की डोज कितनी होती है, तो 0.1 ml कह रहे हैं, ठीक है। बाकी छोटे बच्चे हैं, 1 महीने तक यहाँ हॉस्पिटल में है जब, तो 0.05 ml है। इंट्राडर्मल दिया जाता है, ये भी याद रखना, लेफ्ट अपर आर्म में इंट्राडर्मल, ये जरूरी बात है, इंट्राडर्मल। आगे आ जाओ, इन सबको नहीं पढ़ना है ना, आगे जो लिखे हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष या इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। 2 है ये, पहले मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ था, उसके बाद इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, तो उसको मिशन इंद्रधनुष 2.0 भी कहते हैं। देखेंगे, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1978 एज एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो आपसे कोई पूछे EPI कब आया था, तो आंसर लगाओगे 1978, यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। फिर किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन 1985 द प्रोग्राम वाज मॉडिफाइड एज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, UIP। याद रखो 1978 में आया इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो उसका क्या नाम था पहले? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, 1978 एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। अच्छा, ये जो टाइम है 1978 का, ये भी अपने आप में बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने रिसर्च स्टेट की क्लास की होगी उनको शायद ध्यान होगा, डिक्लेरेशन ऑफ अल्मा-अटा, वो 1978 में ही आई थी। उसमें यही था कि सभी को हेल्थ मिले, हेल्थ फैसिलिटीज तक, एटलीस्ट PHC की जो हम बात करते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, वो सबको मिल जानी चाहिए। 2010 तक का उन्होंने टाइमलाइन रखी थी मेरे ख्याल से, तक 2010, पहले 2000 तक का टाइम था, फिर 2010 कर दिया था उसको बढ़ा के। तो ये तभी की घोषणा थी, डिक्लेरेशन, तो याद रख सकते हो। सॉरी, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1978 में आया, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के नाम से, EPI। फिर UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो 1985 में इसको कर दिया, 1985। कुछ बातें लिखी आगे जरूरी, देखना चाहो देख लो। यूपी का एग्जाम तो है नहीं, तो इतना जरूरी नहीं है आपके लिए अभी। यूपी एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी थी ये बात कि गोरखपुर में जो है हाईएस्ट इंसिडेंस होता है जैपनीज एंसेफेलाइटिस का। गोरखपुर जो है यूपी में,
वहाँ पे जैपनीज एंसेफेलाइटिस का हाईएस्ट इंसिडेंस है, इसको याद सबसे ज़्यादा वहीं केसेस मिलते थे। अभी तो काफ़ी कवर कर लिए पिछले 1-2 साल में, ठीक है। न्यू आयुष यूनिवर्सिटी बनी है वहीं पे, गोरखपुर में ही, गोरखनाथ, महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी, ठीक है। बाकी देख लेना, यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, तो ये एमएलए भी हैं वहीं से, ठीक है। बाकी आपके काम का यहाँ नहीं है। आगे चलते हैं। तो मिशन इंद्रधनुष कह रहे हैं, इसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए जो प्रोग्राम चल रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड मिशन इंद्रधनुष ऑन 25 दिसंबर 2014 माफ करें। तो याद रखोगे 25 दिसंबर है ना, क्रिसमस का दिन होता है, तो उस तरह याद रखोगे बड़ा दिन था। क्यों बड़ा दिन था? कि उस दिन मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ 2014 के अंदर, 25 दिसंबर 2014। इस पे सवाल आया था 2 साल पहले आपका ये पीजीटी के अंदर भी, ठीक है। It provides vaccination against 12 vaccine preventable diseases. VPD. It provides vaccination against 12 vaccine preventable diseases. ठीक है, नाम लिखे हुए हैं, पढ़ लो, बच्चों की सारी डिजीज आ जाती हैं, तो ऐसा सच आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो डिफ्थीरिया, वोपिंग कफ, टिटनेस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, meningitis, pneumonia, hemophilus influenza, type B infections, Japanese encephalitis, JE, rotavirus vaccine, pneumococcal conjugate vaccine एंड मीजल्स रूबेला, इन सब के लिए मतलब तो नहीं पढ़ रहे इसको, बस याद रखना कि 12 डिजीज हैं, तो लगभग सारी डिजीज हैं। आगे चलेंगे। गोल ऑफ मिशन इंद्रधनुष। The ultimate goal of Mission Indradhanush is to ensure full immunization with all available vaccines for children up to 2 years of age and pregnant women. तो याद रखना 2 साल तक के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन, तो उनको टारगेट करता है मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्च द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष ऑन अक्टूबर 2017, 8 अक्टूबर 2017। तो पहले 2014 में मिशन इंद्रधनुष आया, फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष आया 2017 के अंदर। फिर कह रहे हैं इसके बाद इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया, ठीक है, और एडवांसमेंट हुआ इसके अंदर। तो आप इतना छोड़ो, इतना डिटेल में जाओ, मेनली 2014 जरूर याद रखना कि वो 2014 में आया था मिशन इंद्रधनुष, उतना जरूर याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे। अब ये जो 2.0 आया, इसके फीचर्स बता रहे हैं, इसमें और क्या क्या चीजें हुई। तो कंडक्शन ऑफ 4 राउंड्स ऑफ इम्यूनाइजेशन एक्टिवली over 7 working days excluding the restricted holidays, Sundays and other holidays। तो कहना ये चाह रहे हैं कि 7 दिन हफ्ते के काम होगा इस प्रोग्राम में, ठीक है। 4 राउंड्स करने हैं, जो एक्टिविटीज हैं हमारी उसके 4 राउंड्स होने चाहिए साल में। तो कह रहे हैं 7 दिन ये प्रोसेस चलेगी, लेकिन इनमें हॉलीडेज जो है उनको सिर्फ छोड़ दोगे, बाकी हर दिन काम चलेगा इसके अंदर, ठीक है। और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आगे देखोगे। जननी सुरक्षा योजना, लेकिन एक बार इसके पहले जरा लास्ट में चलते हैं, जो मैंने कुछ हैंड रिटन पेजेस रखे हैं आपके लिए, क्योंकि इनमें शुरुआत वाले जो प्रोग्राम पढ़ लिए ना, उनके बारे में और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल लास्ट में आ जाओगे, आपके नोट्स में लास्ट में मेरा हैंड रिटन पार्ट होगा, वहां पहुंच जाओगे सीधे। आएगा बेटा पेज नंबर कुछ 80 के आसपास, ठीक है। पेज नंबर 81 है, 81 नंबर पेज, ठीक है। तो देख लोगे। कह रहे फर्स्ट फेज जो थी वो आरसीएच की थी। पहला प्रोग्राम पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा? रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड हेल्थ और एडोलेसेंट हेल्थ जो पढ़ा था आपने, उसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी। तो कह रहे हैं फर्स्ट चीज आरसीएच, तो ये 15 अक्टूबर 1997 में आया था। उसके बाद कह रहे हैं इसकी सेकंड फेज जो आई, एक मिनट बेटा, देखते हैं। तो ये जो प्रोग्राम था इसकी फर्स्ट फेज कह रहे हैं कब आई? 15 अक्टूबर 1997 में, ठीक है। फिर सेकंड फेज आई 1 अप्रैल 2005 के अंदर। ये टाइम इसलिए भी जरूरी है कि हम जो
नेशनल हेल्थ मिशन की बात करते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। सारे प्रोग्राम ना अब इसके अंडर में आ गए हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के, NHM, ठीक है। अब ये दो तरह से चलता है, रूरल है, अर्बन है, वो अलग की बात है, बाद में पढ़ेंगे उसको भी, फिलहाल याद रखो। तो इस सेकंड फेज जो है वो यहाँ से शुरू होती है, मतलब NHM, मतलब 1 अप्रैल 2005 से, ठीक है। फिर कह रहे हैं इसको RMNCH प्लस A नाम कर दिया गया फरवरी 2013 में, फरवरी 2013 में, ठीक है। तो नाम देख पा रहे हो, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलेसेंट्स, ये पार्ट इसके अंदर जोड़ दिया, ठीक है। तो मेनली कह रहे हैं किसको टारगेट करना है इसमें, फर्टाइल एज कपल्स को, ठीक है। फर्टाइल एज जब होती है वो टाइम है ना, उसमें भी कपल्स को मेनली फोकस करना है। अगर रिप्रोडक्शन की मेनली बात करें, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं अभी, तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए 2 बच्चों के बीच में, ठीक है। प्रेगनेंसी किट दी जाती है महिलाओं को, प्रेगनेंसी किट दी जाती है, उसमें मिसोप्रोस्ट वगैरह देने का होता है, आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। मेजर गोल्स क्या थे कह रहे हैं इसके, तो गोल है IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है उसे घटा के ले जाना है 25 से भी कम, 1000 में, कि 1000 में से 25 बेबीज जो है उससे ज़्यादा डेथ ना हो, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को लेस देन 25 ले जाना है। मैटरनल मोर्टेलिटी को लेस देन 100 ले जाना, आउट ऑफ 1 लाख, 1 लाख में से 100 से ज़्यादा मतलब डेथ ना हो, तो मैटरनल मोर्टेलिटी को यहाँ तक घटा के ले जाना है, 100 आउट ऑफ 1 लाख। TFR टोटल फर्टाइल रेट, इस पे बेटा सवाल आ चुका है, स्पेशली याद रखना TFR का हमारा टारगेट क्या है, याद रखना 2.1। हम ऐसे याद रखते हैं कि हम दो हमारे दो, है ना, वो जो पीछे काफ़ी चला था, मतलब कि दो, इसके पीछे पूछता भी है क्या लॉजिक है, कि जो हम स्टेटमेंट देते हैं हम दो हमारे दो, तो लॉजिक ये होता है कि हम इस दुनिया में 2 हैं, हमारे जाने के बाद 2 लोग रहेंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि वो रेशियो मेंटेन है कि 2 लोग गए इस दुनिया से, 2 लोग दुनिया में आ गए, ठीक है ना। तो याद रखोगे, तो वही लगभग देख पा रहे हो, टोटल फर्टाइल रेट 2.1। इसमें 5/5 कह रहे हैं, ये इसका इंटरवेंशनल मेथड इसमें क्या है, 5/5 मैट्रिक्स। तो याद रखोगे 5/5 मैट्रिक्स किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसी प्रोग्राम के साथ। क्या है ये, तो इसमें 5 चीजें हैं, है ना, 5 का ख्याल रखना, आपको ये कह रहे हैं, उन 5 के 5 का ख्याल रखना है। 5 चीजें क्या है वो आप देख चुके हो, ये नाम में इसके आ जाता है कि रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड और एडोलेसेंट, ठीक है। 5 हैं, इन 5 की हेल्थ का ध्यान रखना है, तो बस यही है 5/5 मैट्रिक्स, तो याद रखो, ठीक है। और इसमें क्या लिख रहे हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वही स्पेसिंग, प्रेगनेंसी किट्स, वो सब ध्यान रखना है, ठीक है। मैटरनल हेल्थ की बात कर रहे हैं कि मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग करनी है, इसमें मिसोप्रोस्ट देते हैं मदर को, जो मैंने कहा, ठीक है। 8 मंथ में मिसोप्रोस्ट, पता है ना कि प्रेगनेंसी में कई बार क्या होता है, डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से डेथ हो जाती है। एक सवाल मैं आपसे करता हूँ अक्सर कि ताजमहल जो बनवाया गया था, तो वो किसकी याद में बनवाया गया था, मुमताज की। मुमताज की डेथ कैसे हुई थी, क्या माना जाता है, 14वें बच्चे को जन्म देते टाइम। हाँ, तो हुआ क्या था उस समय, वो हैवी ब्लीडिंग, पोस्टमार्टम PPH हुआ था, PPH। तो PPH की वजह से, तो उस PPH को चेक करने के लिए मिसोप्रोस्ट कह रहे हैं यूज करना होता है, तो वो पहले से ही महिला के पास होता है, उसको किट में दे दिया जाता है, ठीक है। 8th मंथ पे, याद रखो इसको। टू कंज्यूम एट 3rd स्टेज ऑफ लेबर, तो वही है 3rd स्टेज ऑफ लेबर में इसको कंज्यूम करना होता है। न्यूबॉर्न में क्या ध्यान रखना है, कह रहे हैं उसमें कुछ इन्फेक्शन वगैरह को ध्यान रखते हो, जेंटामाइसिन के इंजेक्शन, क्योंकि आज भी इसके लिए आप देखोगे कि टॉलरेंस कम है, माफ करें, क्रॉस रेसिस्टेंस जो हम बोलते हैं वो कम है। तो रीज़न ये है कि ये पूरा ग्रुप जो है ये IV रूट में दिया जाता है ना, और जो ओरल ड्रग्स होती हैं वो कॉमनली यूज़ हो जाती हैं, तो उनके लिए रेजिस्टेंस बहुत कॉमनली मिलता है सोसाइटी से, लेकिन जेंटामाइसिन वगैरह इसके लिए आज भी कम ही मिलता है रेजिस्टेंस। चाइल्ड में कह रहे हैं डायरिया मेन कंसर्न होता है बच्चों से संबंधित, डायरिया, ठीक है, तो उनको जिंक ORS का घोल देना जैसे, ठीक है, तो ये चीज़ें दी जाती हैं, तो याद रखोगे इसको भी। 4Ds आपको मैंने पीछे बढ़ा दी अभी, 4D पढ़ चुके हो RBS के प्रोग्राम के अंतर्गत, तो वो भी इसी में आ जाता है, कह रहे हैं। फिर एडोलेसेंसी में आयरन, फोलिक एसिड की टैबलेट वगैरह दी जाती हैं बच्चों को, जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी से हो जाती है, ठीक है। टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में समझाया जाता है कि हाँ ये सही नहीं है ना, एक एज होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में जानकारी देना अगर ज़रूरत है तो। टारगेट क्या है, 100% डिलीवरी पॉइंट्स हों, मतलब सभी जो डिलीवरी हो रही हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर हों, तो ये भी ध्यान रखना है। ये चाहते हैं कि घर पे जैसे दाई वगैरह होती है ना, वो डिलीवरी करा दिया करते थे, कि वो चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा, टाइम क्योंकि ब्रेक का हुआ, एक ब्रेक लेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जहाँ छोड़ेंगे, टाइम ब्रेक का। थैंक यू, 10 मिनट्स।